फाइन स्टूडेंट, तो क्लास नंबर 7 इंडियन पॉलिटी, और इस क्लास में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले बहुत कुछ क्लास में जिक्र हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। हम लोग देख रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जहाँ पे मॉडल रिफॉर्म्स भी देखे थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, कैसे एक सीड बोया गया इंडिया और पाकिस्तान के लिए, कैसे मुस्लिम बिकेम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एक सोसाइटी में कैसे वो डिफरेंट सेक्शन बना है। और ये बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया का एक चाल था। तो ब्रिटिश इंडिया कैट एंड स्टिक पॉलिसी एज वेल एज कम्युनलिज्म दोनों को ही लेके चल रही थी, ताकि इंडिया में वो डिविजिव फोर्स को एक्टिव कर सके, ताकि यूनाइट ना हो लीडर्स। और देखो ये समय है 1919 का विद्यार्थी लोग, तो मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ इवेंट हो रहा है, करेक्ट। तो 1909 में हमने देखा मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, उससे पहले देखो सूरत स्प्लिट हो चुका है 1907 में। हाँ, 1919 का समय है जी। हाँ, इसी के आसपास तुम्हारा एनी बेसेंट, तिलक जी एक्टिव रहेंगे, होम रूल मूवमेंट चलेगा, करेक्ट। रोलत सत्याग्रह होगा। हाँ, उसके बाद फिर वही रोलत सत्याग्रह क्यों हुआ? रोलत एक्ट के वजह से हुआ है। फिर हिमालयन ब्लंडर भी हो जाएगा। हाँ, जलियांवाला मासाकार हो जाएगा जी, बहुत ही बुरा इंसिडेंट भारत के हिस्ट्री में। और बिल्कुल ये समय लगभग कुछ ऐसा ही है। बट इससे पहले जो भूमिका तैयार हुआ है, यानी कि 1915, 16, 17, 18 में जो भूमिका तैयार हुआ, उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है। तो इसमें देखो हमें जो 1919 में जो याद करना होगा, हमें SOS के बारे में जानना होगा, और हमें वॉइस रॉय यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानना होगा। कौन थे उस समय वॉइस रॉय? कौन थे वॉइस रॉय? जेम्स फोर्ड। और जो SOS थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कौन थे? मोंटागू। तो याद करो बच्चे लोग, 1917 में मोंटागू डिक्लेरेशन आया था, मोंटागू स्टेटमेंट आया था कि अब हम भारत को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने जा रहे हैं। इसलिए तुमको 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखेगा। क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। समझ गए ना? यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकार में है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों को, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने वर्क को लेके विधानसभा में, लोकसभा में। अभी का मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, विधानसभा या लोकसभा। उस समय का हिसाब से कहोगे तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, या फिर तुम्हारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल। आया समझ में? तो ये चीज़ तुमको दिखेगा। और 1919 में विद्यार्थी लोग, ये एक्ट अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसमें एक नया व्यवस्था जोड़ा गया, डेट इज कॉल्ड डायरकी। डायरकी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है सिमिलर चीज़। जैसे देखोगे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो कौन सा तुम्हें लीडर नजर आएगा, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर याद आएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव। दैट इज अ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। डबल गवर्नमेंट का बात करेंगे तो कौन सा याद आएगा तुम लोग को? पिट इंडिया एक्ट, जिसमें BOC भी है, COD भी है। आ रहा है समझ में? कन्फ्यूजन होता है जी, और बहुत स्वाभाविक है कन्फ्यूजन होना। और अभी जो 1919 में होगा वो डायरकी होगा। बहुत ही तीनों बहुत ही सिमिलर है, समझ गए? तो देखो क्या क्या सब चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो, चेम्सफोर्ड और मोंटागू। बताओ दोनों में कौन पावरफुल रहेगा सबसे? हाँ, वेरी गुड। SOS है। SOS क्या? पॉलिटिकल हेड है। अब वॉइस रॉय का काम क्या है बच्चे लोग? वॉइस रॉय किस तरह काम करे? वॉइस क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। वॉइस क्या है? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। और जो गवर्नर जनरल है वो तुम्हारा किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। वॉइस रॉय का काम है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के साथ भी बातचीत करना, कोऑपरेट करना। बट जो गवर्नर जनरल का काम है वो पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। और देखो अब दोनों ही दो अलग पद है, बट एक ही आदमी इस रोल को प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्टेड दिस एक्ट टू फर्दर एक्सपांड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 1909 का। उसमें स्पष्ट रूप से देखे हैं विद्यार्थी लोग कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारतीय रुकने वाला नहीं है, उसको और चाहिए, और डिमांड्स चाहिए। 1909 में भी देखे थे ना, फर्दर डिमांड बढ़ते चला जाएगा। वी हैव सीन कैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 16 से 60 किया गया, कैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ाएंगे, कैसे वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को मेजोरिटी में रखा गया। वी हैव सीन एवरीथिंग इन आवर प्रीवियस मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे देखोगे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि इंडियंस का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ताकि जो मूवमेंट चल रहा है बैकग्राउंड में,
हाँ, जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो गुस्सा कम हो सके, समझ गए। द एक्ट वॉज रिकमेंडेड बाय एडविन मंटागू, दैट इज SOS फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दैट इज अ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो ब्रेन चाइल्ड था, जो इस एक्ट को बनाया है, वो कौन है? यही दो शख्सियत है, यही दोनों का ही रिकमेंडेशन था। तो इसलिए हम कहते हैं मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ये, या फिर मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स है। मोंट स्टैंड्स फॉर मोंटागू और फोर्ट स्टैंड फॉर चेम्सफोर्ड। तो मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स भी तुम लोग को यदि UPSC में पूछ ले तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को ये मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स कहते हैं। बच्चे लोग समझना होगा चीज़ों को। जब हम लोग 1909 का बात कर रहे थे तो हम बेनावोलेंट डिस्पोटिज्म का भी बात कर रहे थे। बेनावोलेंट डिस्पोटिज्म ये जो कॉन्सेप्ट 18वीं सेंचुरी में आया था, हाँ, यूरोप में प्रिवेलेंट था जी, क्योंकि यूरोप में उस समय एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था। एज ऑफ एनलाइटमेंट में क्या है कि जो बड़े बड़े फिलोसोफर आए, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट टाइप के लोग जो क्रिएट हो रहे हैं, वो समाज को दे रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और इस बीच में वहाँ के जो लीडर्स होंगे, वहाँ के जो किंग होंगे, क्वीन होंगे, वो भी सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि रिफॉर्म्स किया जाए, चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, चाहे जो भी रिफॉर्म्स हो, ताकि लोगों को फायदा पहुँच सके। इसी को बोलते हैं बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म। बट डेस्पोटिज्म क्यों अभी भी डिक्टेटरशिप? क्योंकि ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा है किंग जिसकी वजह से उसका पावर डाइल्यूट हो। तो ये व्यवस्था हमने 1909 में देखा। कैसे कह सकते हो कि 1909 का जो मॉडल रिफॉर्म्स है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जिसमें पहली बार, इफ मैं सही हूं तो पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे इंडियंस को शामिल किया गया। करेक्ट? कंफ्यूज हो जाओगे विद्यार्थी लोग, कदम कदम पे ब्रेकर है, कुछ इसमें कुछ डाला गया, कुछ उसमें डाला गया, कुछ नया नया एलिमेंट है। एवरी टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। जैसे चार्टर एक्ट 1833 है, तो उसमें कुछ प्रोविजंस है, 1853 में कुछ और प्रोविजंस है, कई बार क्रॉस हो जाता है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, इसलिए क्लियर क्रिस्टल नॉलेज होना चाहिए। एनीवे, तो देखो इसमें जो 1909 में हम देखते हैं बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म का, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जी। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात किया, क्योंकि 1917 में मोंटागू ने क्या डिक्लेरेशन किया था, जिसको मोंटागू डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से रखा था कि मोंटागू इस चीज़ चाहता है कि भारत में कैसा सरकार बने? रेस्पॉन्सिबल सरकार बने, जो अपने काम को लेकर अकाउंटेबल रहे लेजिस्लेचर में, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हो, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हो। समझ गए ना? तो ये 1909 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, कहीं ना कहीं अंत है बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म का, और यहाँ से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट होगा। हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? क्या सच है वाकई में ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था? ये तो विवाद है, समझे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट को जो कैटेगराइज किया था, उसका जो इंटेंशन गलत था। रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी पे UPSC 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछ ली, हाँ, 23 में भी पूछी थी, इफ आई एम करेक्ट, जाके चेक कर सकते हो तुम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, बैकग्राउंड समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसे हवा में नहीं आया, कुछ बैकग्राउंड हुआ होगा। देखो 20 अगस्त 1917 को मोंटागू ने हिस्टोरिक डिक्लेरेशन दिया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहाँ के लोकसभा में, कि यस हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते मतलब हम इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इंडिया में चाहते कि अधिक से अधिक इंडियंस शामिल हो। तो सही बात है, ये तो इसमें किया गया है, इसी को बोलते हैं मोंटागू डिक्लेरेशन। The theme of the declaration was increasing association of Indians in every branch of the administration. What is the meaning of every branch of administration? चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटर हो, या नीचे तुम्हारा UPSC संबंधित बहुत सारा चीज़ हो, सब में ही इंडियंस को लाना। एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहने का मतलब स्वराज की तरफ मूव करना। याद करो, पहले स्वराज बोलने से भी सजा हो जाता था, नहीं बच्चे लोग, स्वराज बोलने से भी सजा मिलता था। इसमें क्या बोलते कि स्वराज यदि हक मांगोगे तो सजा नहीं होगा, ये बड़ी बात है। पहले क्या था कि स्वराज बोलना भी इलिजिटिमेट था, ब्रिटिश के हिसाब से वो गलत था, इलीगल था। बट आप स्वराज बोल सकते हो, क्योंकि खुद स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोशिश ये रहेगा कि कैसे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरफ भारत बढ़े। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, कि भारतीय खुद रूल करे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लेवल पे काम करे वो भी, ताकि ये जो बैकग्राउंड में जो विद्रोह चल रहा है वो ना चले, समझ गए, वो कम हो जाए। तो बच्चे लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रिटिश तो ब्रिटिश है जी, कुछ भी चीज़ लाएगा है ना, पूरा ही सोच समझ के ही लाएगा। देखो तो अभी भी भारत क्या है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अभी भारत क्या है कि ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा है।
यानी कि क्राउन के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्राउन क्या है, अभी भी एम्पायर है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्पायर ऑफ इंडिया, अभी भी क्राउन का ही रूल चलेगा भारत में। बट ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विथ लूजनिंग द सुप्रीम होल्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दस द एक्ट सजेस्टेड फॉर अ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। पर जो पहले से जो सेंट्रलाइजेशन प्रेजेंट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर था, वहाँ से पावर को डाइल्यूट करना और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाना। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाने का मतलब क्या, प्रोविंस भी अपना फेट खुद चुन सके, अपना फेट डिसाइड कर सके, अपना भविष्य डिसाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोविंस अपना भविष्य डिसाइड कर सकता है, बाय ब्रिंगिंग लॉ बाय देमसेल्व्स, खुद अपना लॉ बनाए, खुद अपना एग्जीक्यूट करें। तो कहीं ना कहीं ये ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ ये एक मूव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, समझ गए ना। हाँ, मगर दिक्कत ये है कि द टाइम एंड द मैनर टुवर्ड्स द गोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कब तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगा, कब तक ट्रू फॉर्म में बनेगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका टाइम, इसका समय पूरी तरीके से कौन बनाएगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगा। चौथा नंबर देख सकते हो, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोविंसेस बट नो चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही है। प्रोविंस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, कुछ तुम्हारा जिम्मेदारी वाला काम दिया गया, मगर सेंट्रल लेवल पे जिस तरह ये लोग सेंट्रलाइज होके, जिस तरह ये लोग बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म होकर काम करें, तो वो स्टिल प्रिवेलेंट रहेगा। तो जो भी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब लागू होगा प्रोविंशियल लेवल पे। मतलब भी प्रोविंशियल लेवल पे जो भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कल्पना है वो भी ट्रू फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे भी डायरकी है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंस को दिया भी गया तो वो पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बच्चा लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या, जिम्मेदार गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसका मतलब क्या है कि वो अपना संसद में जाके जो भी चीज़ किया है वो बताएगा कि हमने ये सब किया है, और यदि पसंद नहीं करे उसको, यदि उसने गलत किया है तो उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लग सकता है आज के हिसाब से। बात समझ गए ना। इतना कुछ प्रोविजन तो नहीं था, बट उसी से ना बना है अभी हमारा व्यवस्था भारत का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। यहाँ पे देखोगे तो इस एक्ट का और भी फीचर सब देखोगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। अब देखो, जो सेंटर का पूरी तरीके से कंट्रोल था डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, उस पर थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को पहली बार डिमार्केट कर दिया है कि यहाँ पे सेंटर ही लॉ बना सकता है इस विषय पे, और इस विषय पे तुम्हारा प्रोविंस ही बना सकता है। ये अच्छी बात है। तो कह सकते हो कि एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाने का बात है इसमें। हाँ बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये आगे और जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और वहीं पे आ जाएगा ना तीनों लिस्ट, और वही तीनों लिस्ट को हम अपनाएंगे ना 7th शेड्यूल में। तो समझ रहे हो ना, तो ये भूमिका तैयार हो रहा है 7th शेड्यूल के लिए। 7th शेड्यूल का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। लिस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, यूनियन लिस्ट, दैट इज अ फेडरल लिस्ट। लिस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, कंकरेंट लिस्ट। बात समझे। एजुकेशन भी क्या है, फॉरेस्ट भी क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इस हम्बल बिगिनिंग है ये, हम्बल बिगिनिंग है ये 7th शेड्यूल के लिए। तो पहली बार भारत में क्या किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्केट किया गया है। दैट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग थिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ नंबर 2 देखोगे, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक द लॉज ऑन द रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। क्या बोला है कि सेंटर को अधिकार है सेंट्रल लिस्ट पे बनाने का, प्रोविंस लेजिस्लेचर का अधिकार है कि वो अपने लिस्ट पे अपना जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर लॉ बना सकता है। मगर स्टिल उसके बावजूद भी वीटो पावर सब तो है ही ना, उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी भी यूनिटरी है। फेडरल कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया है, फेडरल कॉन्सेप्ट तुमको बाद में नजर आएगा। तो अभी भी स्टिल सेंटर का ज़्यादा चलता है, क्योंकि वीटो पावर लगा देगा यार, वीटो पावर लग जाएगा वहाँ पे। वीटो पावर समझते हो ना, आगे बढ़ेगा ही नहीं बिल। तो इट इंट्रोड्यूस डायरकी फॉर द प्रोविंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही ना है जी, पहली बार डायरकी व्यवस्था आया। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चे लोग डायरकी का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट्स प्रोविंस का, एक तो सेंट्रल लिस्ट अपना ही रहेगा, सेंटर में तो कभी भी डायरकी लगेगा ही नहीं अभी फिलहाल, तो वहाँ डायरकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरकी का जो सिस्टम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। क्या होगा डिवीजन, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। क्या क्या होगा, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। नेक्स्ट पेज में चले जाओगे बच्चे लोग, तो नेक्स्ट पेज समझो, ज़्यादा समझ पाओगे। उसमें फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखो, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसका जो सब्जेक्ट्स है 2 भाग में डिवाइड कर दिए ना, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये बात हम किसका कर रहे हैं, प्रोविंस का कर रहे हैं।
जो भी ब्रिटिश इंडिया में जो जितने प्रोविंस होंगे, जो इंडियन प्रोविंस होंगे, प्रिंसली स्टेट नहीं, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा। तो रिजर्व सब्जेक्ट पे जो गवर्नर है, गवर्नर चल रहा है ना, वहाँ का जो सबसे हेड होगा, जो सबसे पॉलिटिकल हेड होगा वो गवर्नर होगा नीचे, और ऊपर में जो सबसे बड़ा हेड है कौन है तुम्हारा, गवर्नर जनरल है, और उससे भी बड़ा हेड कौन है, वाइसरॉय है। तो बात समझो यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट, और वहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट के लिए क्या होगा कि गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, और उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं होगा लेजिस्लेचर में, यानी कुछ भी बना सकता है, और उसके लिए उसको जाके वहाँ पे लेजिस्लेचर में कुछ बोलना भी नहीं है। तो रिजर्व सब्जेक्ट फुल कंट्रोल है गवर्नर का, हाँ, विथ एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके जो काउंसिल रहेंगे। यहाँ पे देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट, देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर रहेंगे ऊपर में, बट उसके साथ जो टीम रहेंगे जिसमें अधिकतर इंडियंस रहेंगे, क्योंकि ट्रांसफर सब्जेक्ट ज़्यादातर नॉन ऑफिशियल मेंबर को दिया गया है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कोई काम करना है, कोई पैसा फंड देना है, कुछ करना है, तो उसके लिए यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये है प्रॉपर डिमार्केशन। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दो भाग में डिवाइड कर दिया। रिजर्व सब्जेक्ट के लिए कोई ज़्यादा कहीं से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत है, बट ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा लेजिस्लेचर में। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं। आया समझ में ना? तो देखते हैं हम लोग ऊपर, देखो ऊपर चले जाओगे बच्चे लोग, तो देखो मैं थर्ड नंबर फिर से पढ़ता हूँ ताकि तुम लोग और अच्छे से समझ पाओ। It introduced hierarchy for provincial government. The subject of the provincial government was divided into two categories, that is the reserve subjects and your transfer subjects. फोर्थ नंबर देखोगे, the transfer subject were administered by, बढ़िया समझना है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है जिसके लिए you have to be very accountable, वो उसके लिए आपको लेजिस्लेचर काउंसिल का अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो वही वहाँ पे लिखा गया कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो गवर्नर रहेंगे, उसके अध्यक्ष एडमिनिस्टर गवर्नर करेंगे, और उसमें मिनिस्टर होंगे, अधिकतर जो मिनिस्टर होंगे वो इंडियंस होंगे। बात समझ गए, अधिकतर इंडियंस ही होंगे इसमें, जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके, वहाँ पे उसको जवाब दे ही देना है। बट क्या जी, देखो नंबर 5 जो रिजर्व सब्जेक्ट है ऑन द अदर हैंड, उसमें भी गवर्नर ही रहेंगे और उसके अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे, और उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना है। दे वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कह सकते हो कि हम्बल बिगनिंग है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। मैं कोई बोलेगा कि ये क्या ट्रू फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो भाग में आप डिवाइड कर दिए ना। और उसमें भी देखोगे तो 2/3 जो एक्सपेंडिचर है तुम्हारा उस तरफ जा रहा है ज़्यादातर, और लेस इंपॉर्टेंट वाला चीज़ ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया, और जो मेन इंपॉर्टेंट वाला जो चीज़ है वो कहाँ पर रख दिया, रिजर्व में रख दिया। तो ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। यानी कि जो वेलफेयरिज्म का बात हो, जहाँ पे वेलफेयरिज्म का बात है वो रख दिया उसमें, ट्रांसफर में रख दिया, और जहाँ पे खूब पैसा कमाई है, जहाँ पे फिजिकल बहुत ज़्यादा कमाई होता है पैसा रुपया, तो वो रख दिया तुम्हारा उसमें, रिजर्व में रख दिया। तो ब्रिटिश का चाल है ये सब चीज़। देखो तो ये डुअल स्कीम है गवर्नेंस का, इसी को हम डायरकी कहते हैं या डबल रूल कहते हैं, क्योंकि देखो उसी सब्जेक्ट को दो भाग कर दिए, इधर भी गवर्नर इधर भी गवर्नर, दो अलग टीम है। एक टीम रिस्पॉन्सिबल रहेगा लेजिस्लेचर को लेके, किस सब्जेक्ट में, ट्रांसफर सब्जेक्ट में, बट रिजर्व सब्जेक्ट में तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही नहीं रहेगा। बट ये क्या है कि पूरा देखोगे तो ये एक्सपेरिमेंट लार्जली अनसक्सेसफुल, ये फेल है पूरी तरीके से। ये फेल हो गया जी एक्सपेरिमेंट। तो बाद में जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस एक्ट को हटा दिया गया। साइमन कमीशन ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट फेल है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, तो थोड़ा डायरकी के बारे में और जान लो। डायरकी वॉज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम इरेस्पॉन्सिबल टू द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड दस प्रोविंशियल सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। बार बार सेम ही चीज़ रिपीट होगा, बात समझो। इसका मतलब क्या, डायरकी एक तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, आराम से होने वाला ट्रांजिशन है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि 1909 में भी तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, मतलब बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म था जी। तो अब बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म खत्म हुआ, बट अभी भी एलिमेंट है बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म का। क्यों, सेंटर तो वैसे ही रहेगा, और जो स्टेट है, स्टेट प्रोविंशियल, उसमें भी तो है दिक्कत। क्यों, क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, रिजर्व सब्जेक्ट में अभी भी गवर्नर जो चाहेगा वही चलेगा। और दूसरी बात है जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें ही वीटो पावर लग सकता है, बात समझो। तो वहाँ पे भी नाम मात्र के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, फिर भी एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन तो है, कंट्री उस तरफ बढ़ तो रहा है कम से कम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। दस द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। द मेंबर्स in control of the reserve subject be made responsible to the British Parliament through SOS। देख रहे हो बच्चे लोग, ब्रिटिश देख रहे हो क्या कर रहा है। जो रिजर्व सब्जेक्ट है
तो रिजर्व सब्जेक्ट पर जब गवर्नर काम करेगा अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, तो वो कहाँ अपना जिम्मेदारी तय करेगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिम्मेदारी करेगा विद द एजेंट ऑफ एसओएस, क्योंकि बीच में एसओएस सबसे पावरफुल पोस्ट है। तो और ये प्रोविंस का मैं बोला, प्रोविंस भी क्या है एसओएस, फिर एसओएस रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो व्हाट इज दिस, यानी कि इंडिया में कर रहा है, इतना शासन कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, जो भी वहाँ पैसा उठा रहा है, सब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर ये लोग अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। बताओ, इंडिया से पैसा उठा रहा है, इंडिया में अकाउंटेबल नहीं होगा। वेस्टेड इंटरेस्ट है, ब्रिटिश का चाल है, समझे। तो सब्जेक्ट विच हुआ कंसिडर की इंपॉर्टेंट, जैसे जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिजर्व सब्जेक्ट ले लिया है। जैसे जानते हो कि टैक्स वगैरह उठाना, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का, वो सब तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट था। जो सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंस हो, समझे ना, हाँ, ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंस बोलना भी गलत बात होगा, जो लोकल इंटरेस्ट हो, जिसमें वेलफेयरिज्म वाला बात है, वो पूरा ट्रांसफर सब्जेक्ट में दे दिया गया, उसको ट्रांजिट सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया। यानी कि जहाँ पे वेलफेयरिज्म चाहिए, जहाँ पे पैसा रुपया चाहिए, तो वो रख दिया तुम्हारा वहाँ पे रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट में। और जहाँ से पैसा रुपया निकलता है, जहाँ पे कमाई होता है, वो रख दिया रिजर्व में। तो खूब करप्शन होगा अभी भी स्टिल। और लोग ट्रांसफर सब्जेक्ट में पैसा खर्च करने के लिए लोग मतलब व्याकुल रहेंगे, और पैसा भी इन लोगों को ठीक से नहीं मिल पाएगा, समझोगे थोड़ी देर में, देखो। हाँ, मगर ये एक्ट तो खास है अपने आप में, बहुत सारा चीज़ के लिए। चलो डायरेक्टली मानते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, मगर एट द सेम टाइम तुमको इसका पॉजिटिव चीज़ भी समझना होगा, जो कि स्टिल इंडिया अभी भी कैरी कर रहा है। पहली बार सेंटर में बाइकैमलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया। अभी लोकसभा राज्यसभा है ना बच्चे लोग, तो लोकसभा राज्यसभा वाला जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है, इसलिए 1919 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो तुम लोग, बिल्कुल तुम लोग इस तरह पढ़ो कि जो अभी का जो प्रेजेंट व्यवस्था है, वो प्रेजेंट व्यवस्था पास से कौन से एलिमेंट से जुड़ा है, कौन से एक्ट से जुड़ा है, तो ऐसे कंपेयर करोगे तो लंबा समय तक माइंड में रिटेन रहेगा। तो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमलिज्म, कि सेंटर पे 2 हाउस होंगे। देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया, पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल चलता था ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया 2 हाउस में, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 हाउस में। जो अपर हाउस होगा उसको कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब अभी के टर्म में राज्यसभा, और जो लोअर हाउस होगा उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी के टर्म्स में लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा का 2 हम्बल बिगिनिंग का हो गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही है। हाँ बिल्कुल, सेंटर पे, अभी सेंटर पे लगेगा ये। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन होगा बच्चे लोग। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि सबका उम्र पहुंच गया तो सब वोट देगा, नो। डायरेक्ट इलेक्शन है क्या, लिमिटेड फ्रेंचाइजी है इसमें, हाँ, पीईटी के हिसाब से, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स को देखते हुए। तो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन दिस कंट्री। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। देखो उस समय लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जा रहे थे। अभी क्या है, राज्यसभा में क्या है बच्चे लोग, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे उसका चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से। तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। बट उस समय दोनों हाउस के लिए डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। इट एक्स्ट्रा, देखो क्या हुआ, और शख्स और इंडिया को तोड़ेगा नहीं ये लोग, ब्रिटिश लोग। एक तो 1909 में मुस्लिम को अलग कर दिया कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ मुसलमान ही उठेंगे और इनडायरेक्ट तरीके से मुसलमान का ही चुनाव होगा। देखो बच्चे लोग, कन्फ्यूजन बड़ा होता है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का बात था। उस समय जो इलेक्शन तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, वो तो इनडायरेक्ट तरीके से मुस्लिम को चुना जा रहा था, मुस्लिम क्षेत्र में भी। यहाँ पे बात डायरेक्ट इलेक्शन का होगा, बात समझो, यहाँ बात डायरेक्ट इलेक्शन का होगा। तो अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन केवल मुस्लिम को तो दे ही दिया था उसमें 1909 में। यहाँ पे देखो सिख को भी दिया जाएगा, क्रिश्चियन को भी दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन जो बाहर से आके यहाँ पे इंडिया में बस गए, जो अंग्रेज लोग, ठीक है, जो बाहर यूरोप के लोग, सब एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस कहलाएंगे। सभी लोग के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, यानी कि देश और तोड़ने का बात हुई है, समझे। और जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसे एक कदम और निकल जाएगा। हाँ, महिलाओं को भी दे दिया जाएगा, लेबर को भी दे दिया जाएगा, दलित के भी दे दिया जाएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बदलाव तो हुआ है, बहुत सुंदर बदलाव हुआ। इट रिक्वायर्स द 3 of the 6 मेंबर ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेट टू बी इंडियंस, यानी कि वाइस रॉय काउंसिल उसमें 50% इंडियंस रहेंगे,
टोटल कितना है 6 मेंबर्स वाइसरॉय काउंसिल, यानी कि वही कैबिनेट है एक तरह से। वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना जी, वो कैबिनेट है, वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसमें जो 3 मेंबर है 50% कौन इंडियंस रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो है ही है इस सेंस से, और प्लस मोर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, क्योंकि मोंटागो ने ये क्लियर कर दिया था ना अपना डिक्लेरेशन से कि हम इंडियंस को हर एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में डालना चाहते थे। एक एग्जांपल ये भी दे सकते हो बच्चों उनके स्टेटमेंट का कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स 3 जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डे टू डे तुम्हारा डिसीजन लेगा। हाँ, लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी दे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पीईटी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स। जिसका प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसको वोटिंग राइट है, जिसके पास टैक्स बहुत अच्छा होगा, जो टैक्स बहुत अच्छा दे रहा होगा, पैसा अच्छे से सरकार को पे कर रहा होगा, वो भी वोट दे सकता है। और जो पढ़ा लिखा तबका होगा, एजुकेटेड होगा आदमी, वो भी वोट दे सकता है। जो आदमी ये तीनों कैटेगरी में बिलोंग नहीं किया उसको कोई वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है। इसलिए कह सकते हो भले वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी का ही एलिमेंट हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है यहाँ पे। और क्वालिफिकेशन भी क्या है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है। कोई एजुकेटेड है तो उसका भी फिर होगा टेस्ट कि कितना एजुकेटेड है, कितना होगा नहीं होगा, तो कोशिश रहेगा कि अधिक से अधिक लोग को पीछे रखने का। अब देखते हो ना वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है, कुछ ही लोग से जी जाते हैं लोग सब, पॉलिटिशियंस सब। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया है बच्चे लोग, ये इतना सरदर्द होगा आने वाले समय में कि संविधान बनाने के बाद भी कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यदि आज ये सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद देश और बेटर तरीके से चल सकता था। यही सेपरेट इलेक्टोरेट से फिर रिजर्वेशन का बात होगा, वो जरूरी भी है देना, तो बहुत तरह का बात है, बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सोच सकते हो यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं ये अलग अलग जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है सिख के लिए, अब मुस्लिम को पहले ही दिया जा रहा था, एंग्लो इंडियंस के लिए, ये ठीक नहीं है, ये देश तोड़ने का बात है, इससे स्टेट वीक होगा। आगे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भवन दिख रहा होगा पिक्चर में तुमको, इंडिया हाउस है ये। क्या है ये इंडिया हाउस? यानी कि एक ऐसा ऑफिस लंदन में रहेगा, एक ऐसा ऑफिस जो लंदन में रहेगा और जो कुछ वर्क करेगा एसओएस का, क्योंकि एसओएस बहुत पावरफुल पोस्ट है ना, सबसे पॉलिटिकल हेड क्या है भारत में, एसओएस है। तो उसका कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारा हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लेगा। एक पोस्ट क्रिएट किया गया, एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, उस न्यू ऑफिस का नाम क्या है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इसके लिए एक हाउस बनाया जाएगा, इसके लिए एक एम्बेसी बनाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं भारत भवन, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस में कौन बैठेंगे, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, वो लंदन में बैठेंगे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ काम एसओएस जो कर रहे थे, कुछ काम एसओएस का काम इनको दे दिया जाएगा। बात समझे, वही चीज़ लिखा गया है। और देखो मुझे पढ़ाते वक्त बहुत खुशी मिल रहा है 15 और 16, इतना सुंदर बात है इसमें, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो पब्लिक सर्विस कमीशन का बात है इसमें, याद करो 1919 में आया ये सबकी पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। 1924 में ली कमीशन बनाया गया था, ली कमीशन, ठीक है, 1924 में। और ली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। देखो सेंट्रल पब्लिक कमीशन तुम्हारा 1926 में बनकर तैयार हुआ। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, और वही भारत आज़ाद होने के बाद वही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तो ये हिस्ट्री है कि कैसे आज यूपीएससी आया है। तो यूपीएससी का जो बीज है एज ए इंस्टीट्यूशन इसी एक्ट में बोया गया था, समझे ना। तो वही नीचे लिखा गया है कि ये जो 1926 में जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन ऑन सुपेरियर सिविल सर्विस। सुपेरियर सिविल सर्विस मतलब क्या, वही कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, जानते हो ना, पहले कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस था और अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस था। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस के लिए लॉ बनाना होता था, और अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस के लिए वो जो इन्फीरियर क्वालिटी का जो सिविल सर्विस है उसके लिए लॉ और लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं था। तो इसमें जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है वो तुम्हारा सुपेरियर कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस के लिए रिकमेंडेशन था। इंडियंस लोग भी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। हाँ, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट फीचर सब है बच्चे लोग, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार भारत में जो तुम्हारा प्रोविंशियल बजट है और जो सेंट्रल बजट है दोनों को अलग किया गया। पहले क्या था कि सेंट्रल बजट से ही प्रोविंस को मिलता था, अब क्या पहली बार क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यदि बजट अलग हो, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि सच में ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल रहा है जी, सच में ही फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है ब्रिटिश इंडिया। तो पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथराइज किया कि आप अपना बजट बना सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना बजट बना सकते हो, बट
इज ऑलवेज अ क्लॉज। मतलब बजट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, वोटेबल और नॉन वोटेबल। यानी कि कुछ बजट का पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे वोट चाहिए होगा, जहाँ पे अनुमति चाहिए होगा, जो विधानसभा में जो मेंबर लोग बैठे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर बैठे हैं उससे अनुमति चाहिए होगा। बहुत सारा ऐसा होगा तुम्हारा बजट का हिस्सा जो नॉन वोटेबल होगा, जो गवर्नर जो मन करेगा वही करेगा। वो आया समझ में? अभी भी जो बजट सेशन होता है हमारे लोकसभा में, तो जानते हो ना कि सभी वोटेबल है, और यदि सही समय पे नहीं हुआ तो गिलोटिन लग जाता है, सबको ओके मिल जाता है, जो कि पार्लियामेंट के चैप्टर में और बेहतर तरीके से समझोगे। तो वोटेबल और नॉन वोटेबल है, बात समझो। बजट को दो भाग में डिवाइड किएगा, वोटेबल, और तुमको 18 नंबर में पता चल जाएगा। देखो पॉइंट हियर, द वोटेबल आइटम्स कवर्ड ओनली 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि 100 रुपया खर्च किया जा रहा है प्रोविंस पे, तो उसमें तुम्हारा जो 1/3 जो पार्ट है केवल तुम्हारा क्या है उसमें वोटेबल आइटम्स में, मतलब 33% ही कवर है। 66% किस में कवर है तुम्हारा? नॉन वोटेबल में। तो यानी कि यहाँ पे, और दूसरी बात है कि जो वोटेबल है 33%, उसमें भी गवर्नर जनरल क्या है कि वो ग्रांट को रिफ्यूज कर सकता है, ग्रांट को रोक सकता है। तो कहने का मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस, बस नाम के लिए। एक तो 33% ही वोटेबल आइटम्स, 33% ही है, क्योंकि 66% क्या है तुम्हारा नॉन वोटेबल। तो 33% पे भी जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ है वो उस समय भी ग्रांट्स को रोक सकता है। तो कह सकते हो कि नाम के लिए है ये, मात्र ये लिमिटेशन है एक तरह से। हाँ देखो, जैसे कि हम लोग बोले हैं, इस पर हम लोग बात भी किए हैं। अब 1919 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ना, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जानते हो गो बैक साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन जो आया था उसमें 7 जो मेंबर था सब गोरे ही थे, ब्रिटिश थे। इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, और हम समझें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए तो यही भूमिका है। साइमन कमीशन से बात शुरू होगा, फिर नेहरू रिपोर्ट तक बात जाएगा। एनीवे देखो यहाँ पे, तो इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी आया है ये, तो इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल में एक कमेटी बनाना था, स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब क्या कि उसके लिए पार्लियामेंट से लॉ पास किया गया, और ये आने वाला कब था? 1929 में आने वाला था, क्योंकि 10 साल में रिव्यू होगा। मगर 1919 में 1929 में ना बना के उसको पहले ही बनाया गया, 2 साल पहले ही बनाया गया। कारण क्या था? क्योंकि जियोपॉलिटिकल नहीं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन, ब्रिटेन का जो इलेक्शन है और इंडिया में जो मांग उठ रहा है कि जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए, डायरकी है, बेकार है, ये हो, दुनिया भर का बात चल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन का ही बात है, ताकि 10 साल जब कंप्लीट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो इसने क्या रिजल्ट दिया उसको चेक करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाने के बाद, वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, उसके लिए पार्लियामेंट से लॉ पास किया गया वहाँ पे, समझे, ब्रिटेन में। द साइमन कमीशन विच वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1927 हैज आउटकम ऑफ दिस। हालांकि 1929 में करना चाहिए था, बट 1927 में ही किया गया है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ही रिजल्ट है कि साइमन कमीशन भी बना है। समझ गए? तो थोड़ा समझ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखो, कुछ जल्दी ही कर दिया ना साइमन कमीशन। देखो नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 7 मेंबर कमेटी बनाने जा रहे हैं, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने जा रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। बताओ, 7 क्या है? गोरे हैं, एक भी इंडियंस नहीं है। जबकि इंडियंस लोग बहुत उसमें बहुत पढ़े लिखे हो गए थे, इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा, मोतीलाल नेहरू देखो, और भी बहुत बड़े बड़े है ना, सप्रू तेज बहादुर, सब तो लॉयर ही थे, एक नंबर लॉयर थे सब। तो उनको कहीं शामिल नहीं किया। लगभग सब पार्टी ने, कह सकते हो अधिकतर पार्टी ने इसका बॉयकॉट किया था। कुछ पार्टी थे सपोर्ट भी किए थे, अधिकतर पार्टी ने इसको बॉयकॉट किया कि गलत है साइमन कमीशन। और याद करो लाला लाजपत राय, यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था ना उनका, और देहांत हो गया, तो फिर भगत सिंह को भी बहुत बुरा लगा था जो बात था। तो साइमन कमीशन ने देखो अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया 1930 को, और उसमें देखो यही हम बोल रहे थे, उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि डायरकी को ख़त्म किया जाए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और प्रोविंस बनाए, क्योंकि डायरकी की वजह से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 2 सेंस में है ही नहीं। और फेडरेशन का बात हो, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा, ये रिकमेंडेशन दिया है साइमन कमीशन ने, फेडरेशन होना चाहिए। फेडरेशन का मतलब क्या कि जहाँ पे प्रोविंस भी क्या हो, अपना ऑटोनॉमी को एंजॉय करे, समझे। मगर ये कभी लागू नहीं हो सका भारत में, वो अलग विषय है, थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया हो, साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी हो। आज देखो जाहिर सी बात है, प्रिंसली स्टेट फेडरेशन में जाना नहीं चाहेगा,
क्योंकि इसमें ऑप्शन था कि प्रिंसली स्टेट फेडरेशन में शामिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जब तुम प्रिंसली स्टेट को, नेटिव स्टेट को, जो राजा खुद रूल कर रहा है, वो क्यों चाहेगा फेडरेशन का हिस्सा बनना? यदि वो फेडरेशन का हिस्सा बनेगा तो पावर अपना उसका डायल्यूट हो जाएगा। तो भले ही इसमें बात को, भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आएगा थोड़ी देर में ही है, बट दैट डजंट मीन कि ट्रू सेंस में कभी फेडरेशन रियलाइज हुआ है। वो रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उस फेडरेशन में, वो अपना पावर डायल्यूट ही नहीं करना चाहेगा। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ दिस कमीशन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही बात है ना, 3 राउंड टेबल, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने वाला है बच्चे लोग, वो बहुत सारा चीज़ का रिजल्ट है। वो कम्युनल अवार्ड का रिजल्ट है, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है, वो साइमन कमीशन का रिजल्ट है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था ब्रिटेन में, उसका रिजल्ट है। बहुत सारा चीज़ का रिजल्ट तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिखेगा। और भारत में पहली बार इतना बल्कि डॉक्यूमेंट आने जा रहा है। इतना बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं आया था जो कि 1935 में आया है। और 1935 इतना इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि लगभग 60 to 70% जो कॉन्टेंट्स अभी भारत का संविधान में प्रेजेंट है, डायरेक्ट वहाँ से बोरो किया गया विथ सम लिटिल इंटरप्रिटेशन, विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, अच्छा, टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। सब लोग गए थे, पार्टिसिपेट किए थे। जानते हो कि जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर प्रेजेंट थे। तो ये तीनों राउंड टेबल जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वही 1931 में हुआ था, तो ये कुछ महीना गैप में। तो ये देखो डिस्कशन का क्या हुआ, एक वाइट पेपर बना। वाइट पेपर देखते हैं ब्लू प्रिंट, फिर ये वाइट पेपर गया तुम्हारा वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वहाँ ब्रिटेन में, और वहाँ से जो निकल के आया है डेट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बात समझे स्टूडेंट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1919 का जो एक्ट है, कहीं ना कहीं इसको आगे खींचोगे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा और भी सोर्सेस यूज़ करोगे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, चलो ठीक है, पॉजिटिव वे से भी बहुत कुछ देख सकते हैं इसमें। इस एक्ट में कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का बात तो है। डायरेक्टली बना तो डायरेक्टली में कुछ तो है सब्जेक्ट जहाँ पे प्रोविंशियल खुद अपना फैसला ले सकता है, दैट इज़ अ ट्रांसफर सब्जेक्ट। हाउएवर डायरेक्टली जो इंट्रोड्यूस हुआ तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो ठीक से काम नहीं कर पाया। और जो प्रोविंस को जो पावर मिला था सेंटर से, तो क्या मिला है? वो डेलीगेशन से मिला, वो कभी भी रोक सकता है। यानी कहने का मतलब सेंटर अभी भी पावरफुल है। हाँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया, इस बार सिख को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, करेक्ट। हाँ, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का बात है। डायरेक्ट इलेक्शन में कितने % है? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, PET के हिसाब से, पेट के हिसाब से। हाँ, तो बहुत कम लोग आएंगे, कॉमन आदमी को तो दिया नहीं गया वोटिंग राइट्स। 5th नंबर देखोगे बच्चे लोग, द गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर had a lot of power to undermine the legislature at the center and provincial respectively। यानी कि जो ऊपर में जो सेंटर में बैठा है, चाहे स्टेट में बैठा है गवर्नर, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ओवरराइडिंग पावर था, वो चलने नहीं देता था। एक तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं 2/3 जो नॉन वोटेबल पार्ट है, और 1/3 तुम्हारा वोटेबल पार्ट। तो वहीं समझ लो क्या इंटेंशन है। अब वोटेबल पार्ट में भी तुम्हारा गवर्नर रिफ्यूज़ कर सकता है, गवर्नर जनरल रिफ्यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे समझोगे बच्चे लोग, दो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वॉज टू मूव टूवर्ड्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कोशिश तो यही था कि इसलिए मोंटागू डिक्लेरेशन हुआ था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इंडियंस को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में डालना चाहते हैं। उद्देश्य तो बहुत सही था, इंटेंशन भी बहुत सही था, मगर इन रियलिटी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कभी भी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात केवल प्रोविंशियल लेवल तक ही था, सेंट्रल लेवल तक कभी नहीं आया, क्योंकि सेंटर में तो लागू करने का कोई बात ही नहीं है। सेंटर में तो कोई ऐसा कोई रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट थोड़ी है। प्रोविंस यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ही बात केवल प्रोविंशियल लेवल तक हुआ, अब प्रोविंशियल लेवल में भी ट्रू फॉर्म में तो हुआ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल में भी है, सेंटर में तो है भी नहीं। यहाँ पे देखो, हाउएवर देयर वर सम मेरिट्स विद द एक्ट। हाँ, कुछ है मेरिट्स, क्योंकि बेनावोलेंट डेस्पोटिज्म एक तरह से खत्म हो गया, कम से कम प्रोविंशियल लेवल पे। इट इंट्रोड्यूस सम फॉर्म ऑफ इलेक्शन। कभी पहली बार भारत में डायरेक्ट इलेक्शन आया है, तो आने वाले समय में और बड़ा एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बनेगा ये। तो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन, सही इलेक्शन प्रोसेस आया, इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है इंडियंस का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अनदर पॉजिटिव एक्ट क्या है इसका, अनदर पॉजिटिव कह सकते हो एस्पेक्ट क्या है इसका, कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर बना है सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बच्चे लोग समझे, यही लोकसभा राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। जो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, अभी जस्ट देखे ना हम लोग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस आ गया, और प्रोविंशियल लेवल पे भी इंडियंस आएगा, और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस होंगे,
मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। द नंबर ऑफ इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज रेस्ड टू 3 एंड दिस इंडियंस वर इन्वेस्टेड। देखो 3 बना दिया गया, 6 में 3 बना दिया, तीनों को देखो अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिया गया है, हेल्थ दे दिया, इंडस्ट्री दे दिया, लेबर दे दिया। तो हमारे इंडियंस भी बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं इंडियंस के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। दैट्स इट, कंप्लीटेड।